सबसे पहले एज यूजुअल असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर की छोटी सी असाइनमेंट है, 5 मिनट में निपट जाएगी हमारी। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे और होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स ये टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें से तकरीबन 70% कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा शुरू के हमारे जो 2-3 लेक्चर्स थे उसमें हमने ज्यादा डिटेल डिस्कस की थी, कुछ फ्यूचर के कंसेप्ट्स भी उसमें डिस्कस हो गए थे। तो आज का लेक्चर आपके लिए कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है कि इजी होगा और आपकी ज्यादातर रिवीजन हो रही होगी उन कंसेप्ट्स की जो हमने पहले पढ़े हैं। पहले चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 6, अनम साइंड ए प्रोमिसरी नोट वर्डेड एज, प्रोमिसरी नोट लिखा जिसके अल्फाज क्या थे, ये अल्फाज थे 1 मंथ आफ्टर डेट। आफ्टर डेट से क्या, आज की डेट के बाद, एक महीने के, आज की डेट के 1 महीने बाद। आई प्रॉमिस टू पे माहा और ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। माहा यहाँ उसके ऑर्डर पे, जिसको भी वो कहे, ₹10,000 मैंने अदा करने हैं। डिस्कस द पोजीशन ऑफ पार्टीज ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। अनम मेकर है, माहा पे ये। अच्छा बताइए, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट? टाइम। कैसे पता चला? टाइम लिखा हुआ है, डिमांड का वर्ड नहीं, टाइम लिखा हुआ है। 1 मंथ, 1 महीने के बाद पेमेंट होगी। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, ये बेयर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर। कैसे पता चला? ऑर्डर का वर्ड लिखा हुआ है, बेयर का वर्ड नहीं, ऐसा मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। मारिया ड्रॉन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉ करने का मतलब लिखा, मारिया ने ड्रॉ किया मतलब मारिया ने लिखा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। ऑन जोहरा वर्डेड एज 2 months आफ्टर डेट पे टू हुसैन और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। डिस्कस द पोजीशन ऑफ पार्टीज ऑन दिस। इसका मतलब मारिया ने लिखा, मारिया ने जहरा को लिखा कि 2 महीने के बाद पेमेंट करना। अच्छा किसने पेमेंट करनी है हुसैन को? जहरा ने। हाँ जी, तो यहाँ पे मारिया कौन है? ड्रॉर। जहरा कौन है? और हुसैन कौन? अगर हुसैन ये इंस्ट्रूमेंट किसी और को इंडोर्स कर दे तो वो पार्टी को इंडोर्स ही होगी। ठीक है, करेक्ट जी। ड्रॉर पेई भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अगर ड्रॉर पेई, ड्रॉर पे, इनका क्वेश्चन ड्रॉर, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि क्या मारिया ये कह सकती है जहरा को कि 2 months आफ्टर डेट पे टू मारिया और ऑर्डर, ये कहना चाह रहे हैं? उनका क्वेश्चन है क्या ड्रॉर पेई भी हो सकता है? ड्रॉर पेई उस सूरत में होगा अगर यहां पे ड्रॉर का नाम ही आ जाए, यही कह रहे हैं। ड्रॉर पेई नहीं हो सकता। अगर ड्रॉर पेई हो जाएगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, प्रॉमिसरी नोट भी नहीं। वो तो कुछ और होगा। ठीक है, वो कुछ हाथ में। ठीक है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट होता है जो प्रॉमिस कर रहा, जिस पार्टी ने पैसे देने हैं वो प्रॉमिस कर रही हो। ठीक है, ये वैसे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ये कंसेप्ट। इसको कहते थे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, हमारे सिलेबस में नहीं, इसको भूल जाए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 पार्टीज होंगी वो तो प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होना जरूरी है। हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट भी है, जहरा अगर इसको एक्सेप्ट कर ले, साइन कर ले, तो वो ड्रॉई भी है और एक्सेप्टर भी है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8। साइमा ड्रॉन ए चेक ऑन ABC बैंक पेएबल टू बिलाल और ऑर्डर। डिस्कस द पोजीशन ऑफ पार्टीज ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। साइमा ड्रॉर, बैंक ड्रॉई। चेक में हमेशा ड्रॉई बैंक होगा, ट्रू और फॉल्स? चेक में हमेशा ड्रॉई बैंक होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चेक के केस में हमेशा ड्रॉई बैंक होगा। और मैंने बोला था चेक बेसिकली कहा जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप है, पेएबल ऑन डिमांड। एक और फर्क भी है, चेक के बारे में कहा जाता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप है, स्पेशलाइज्ड टाइप है। ठीक है, लेकिन चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ फर्क है, जाहिर फर्क है, इसीलिए उसको अलग से डिस्कस करते हैं। एक डिफरेंस तो ये है कि चेक हमेशा होता है पेएबल ऑन डिमांड, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है।
ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि चेक में हमेशा जो ड्रॉई होगा वो बैंक होगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी हो सकता है। एक और डिफरेंस भी है, एक मिनट है, एक मिनट है, एक मिनट है। ड्रॉई हमेशा आपको ड्रॉई रहेगा बैंक, मतलब उसे उस टाइम देना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट नहीं होता। इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया। अच्छा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि 1000 इनाम मिलेगा। नहीं कहा। हाँ, लेकिन शाबाश, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये बाय कंडक्ट था, ठीक है, बाय कंडक्ट। शाबाश। नहीं यार, कई बात कौमों की जिंदगी में ऐसे नशेबो फराज आते ही रहते हैं। नहीं, मैंने सुना था, मैं हमातन गोश हूं, लेकिन सच में ये भाई ने पहले कहा था, भाई ने, इन्होंने। तो चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, ठीक। कोई बात नहीं, आगे चलते, चलिए बस ठीक है, आगे चलते हैं आप। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, असल में ये डिफरेंस जो है वो आगे चल के हमने कंसेप्ट में डिटेल में डिस्कस करना है। भाई बंद कर दीजिए जी, स्टार्ट करते हैं आप। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद स्टडी करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए और होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अहम है। इसीलिए हमने पास्ट पेपर में से और केस स्टडीज में से एग्जांपल्स उठा के इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो साथ अटैच कर दिए। तो आपने एग्जांपल्स के ऊपर खास तौर पे उनको समझना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन क्या लेके डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। डिफरेंट टाइप्स है। एक तो टाइप ये है ना कि बेसिक टाइप्स होती है हमारी 3, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसके अलावा भी डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है पेएबल टू एनी पर्सन हु होल्ड्स इट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है पेएबल टू एनी पर्सन हु होल्ड्स इट, ठीक है, यानी जो भी उसको होल्ड करेगा वो रिसीव कर सकता है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो है पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, जो एक स्पेसिफिक पर्सन को पेएबल है या जिसको वो पर्सन ऑर्डर करेगा। अच्छा, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? इसका नाम ऊपर लिखा होगा, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उस पार्टी का, किसी ना किसी पार्टी का नाम लिखा होगा, ठीक है, कि इसको पेएबल है या इसके ऑर्डर पे पेएबल है। इसके ऑर्डर पे पेएबल का मतलब क्या है? कि जिसको ये इंडोर्स कर देगा उसको फिर पेएबल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मुझे बताइए, इन दोनों निगोशिएबल हैं, किसकी निगोशिएशन आसान है? बेयरर की। सिर्फ फिजिकल डिलीवरी कर दें, निगोशिएशन कंप्लीट। लेकिन ऑर्डर के केस में आपको फिजिकल डिलीवरी के साथ साथ इंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी। इंडोर्समेंट किसको कहते हैं? साइन करना फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन, यानी किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए। एग्जांपल्स क्या है? पे बेयरर। बताइए, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अल्फाज लिखे हैं पे बेयरर, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर के बेयरर। अगर लिखा पे ए आर बेयरर, नहीं, ये स्पेसिफाइड पर्सन है तो सही भाई, बेयरर भी तो है, बेयरर भी तो है। तो ये पे आर, इसका मतलब ए को भी मिल जाएगा, बी चला जाएगा, बी के पास अगर है तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट ही है। हाँ, अगर सिर्फ पे ए लिखा हो, पे ए आर ऑर्डर लिखा हो, क्या पे ए लिखा है? ए फर्दर ऑर्डर कर सकता है कि मेरी बजाय बी को? क्यों? ऑर्डर लिखा तो नहीं हुआ यहां पे, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है, कि ये फर्दर निगोशिएट हो सकता है। क्या लिखा होता तो फर्दर निगोशिएट ना होता? ओनली। अगर ये लिखा होता ना पे ए ओनली, पे ए ओनली, तो फिर ना ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ना ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, और ना ही ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये निगोशिएबल ही नहीं रहा, ये निगोशिएबल ही नहीं रहा। तो बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया, पहले भी हमने पढ़ा हुआ था, ये सिर्फ रिवीजन हुई, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्री करते हैं? चले, इसको टिक कर दिया हमने। अगली क्लासिफिकेशन, डिमांड इंस्ट्रूमेंट
और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल हो इमीडिएटली, जैसे ही साइन हो, उसमें लिखा होता है ना, आई ऑन डिमांड आई विल पे ₹10,000। कोई डेट तो नहीं लिखी होती, डेट ऊपर वो डेट लिखी होती है जिस दिन में लिखा जा रहा है, पेमेंट की डेट कोई नहीं लिखी होती कि पे कब होगा, बल्कि डेट की बजाय टाइम मेंशन करने के लिए क्या लिखा होता है? ऑन डिमांड। यानी अगली पार्टी जब भी डिमांड करेगी, हो सकता है वो साइन करने के 1 घंटे बाद डिमांड कर ले, तो इसलिए उसने लिखा जो पेएबल है इमीडिएट, जैसे ही इशू किया, जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे ही लिखा, जैसे ही पार्टी ने साइन किए, तो चूंकि उस पर लिखा हुआ है ऑन डिमांड, तो पार्टी उसी वक्त भी डिमांड कर सकती है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पेएबल है इमीडिएटली। और टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पेएबल है या तो पेएबल है ऑन स्पेसिफाइड डेट, पेएबल होगा 13 जनवरी, 15 फरवरी, 18 मार्च, 7 अप्रैल, 31 दिसंबर, 31 फरवरी, 35 जून, 40 सितंबर, ठीक है, कोई भी डेट। पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट और पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड, यानी पेएबल आफ्टर 1 मंथ, ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। पेएबल आफ्टर 3 वीक्स, ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। पेएबल आफ्टर 50 डेज, ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखी हुई कि किस दिन पे होगा, लेकिन डेज तो लिखा हुआ है ना, और ऊपर आज की डेट भी लिखी है। आप 50 डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आज का डेट है 23 दिसंबर और लिखा हुआ है पेएबल आफ्टर 30 डेज और आज की डेट लिख दी गई है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि किस टाइम पे पेएबल होगा। तो या तो स्पेसिफाइड डेट लिखी हो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 23 जनवरी, या लिख सकते हैं ऊपर पेएबल आफ्टर 1 मंथ, और चूंकि टॉप पे हमने डेट लिखी होती है आज की, तो अब पता चल जाता है कि किस डेट पे इसकी पेमेंट होनी है। दोनों पॉसिबिलिटी है, गौर से सुन लें। स्पेसिफाइड डेट लिखी हो, स्पेसिफिक डेट लिख दी जाए तो भी टाइम इंस्ट्रूमेंट, या लिखा जाए कि आफ्टर सर्टेन पीरियड, वो पीरियड आप डेज में लिख सकते हैं, वीक्स में लिख सकते हैं, मंथ में लिख सकते हैं, ईयर में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। फ्रॉम डेट ऑफ इशू आर, ये क्या बात हुई? ये फ्रॉम डेट ऑफ इशू तो समझ आता है, यानी अगर ये लिख दिया जाए पेएबल आफ्टर 20 डेज, तो आज इशू की डेट जो है, इसका मतलब है उसके 20 दिन के बाद पेएबल होगा। और इशू की डेट कैसे पता चलेगी? ऊपर लिखी होगी। ये सर्टेन इवेंट से क्या मुराद है? पेएबल नहीं, आफ्टर साइड नहीं, इसका मतलब आफ्टर साइड नहीं। पेएबल आफ्टर, जैसे पेएबल आफ्टर क्रिसमस, पेएबल आफ्टर ईद, ठीक है। सर्टेन इवेंट होना चाहिए, सर्टेन इवेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए सर्टेन इवेंट है कि नहीं? पेएबल आफ्टर सीए, हाँ। जिस दिन भाई सीए करेगा उसके 1 हफ्ते के बाद ये मुझे 1 लाख रुपया अदा करेगा, ये लिखो। बताइए, अनसर्टन, परेशान ना हो, इम्पॉसिबल नहीं कहा, अनसर्टन ही कहा, हालांकि इम्पॉसिबल की एग्जांपल में थे, ये अनसर्टन है, ठीक है। अच्छा, पेएबल आफ्टर मैरिज विद ए, पेएबल 7 डेज आफ्टर मैरिज विद ए, अनसर्टन, अनसर्टन है, बिल्कुल अनसर्टन है। अच्छा, पेएबल आफ्टर डेथ ऑफ ए, अनसर्टन है, हमें क्या पता वो मरे कि ना मरे, हो सकता है क़यामत तक जिंदा रहे, ये कहना चाह रहे हैं। भाई पूरी दुनिया में एक ही चीज तो ऐसी है जो हर बंदा सर्टेनिटी के साथ मानता है, क्या? कि मरना है, मरना है, ठीक है। तो जो डेथ है, लॉ कहता है ये सर्टेन इवेंट है। हाँ, मरना कब है ये सर्टेन नहीं, लेकिन डेथ सर्टेन है। इसीलिए अगर आप प्रोमिसरी नोट पे ये लिखे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे ये लिखे ना कि पेएबल आफ्टर 7 डेज ऑफ मैरिज, कहता है ये अनसर्टेन है, पता नहीं हो पता नहीं हो ना। लेकिन अगर लिखे पेएबल 7 डेज आफ्टर डेथ ऑफ माई अंकल, ये सर्टेन है, क्योंकि डेथ सर्टेन होती है। हालांकि कब मरेगा ये नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है ना मरेगा। क्या? अच्छा आप मुझे बताइए, आखिरी एग्जांपल केस स्टडी से उठा रहा हूं, आपने बताना सर्टेन है कि अनसर्टेन। ए ने बी से कहा आई विल पे यू ₹500,000 आफ्टर डेथ ऑफ माई फादर प्रोवाइडेड ही लीव्स मी एनफ मनी टू पे यू। आंसर, डेथ सर्टेन तो है, लेकिन इतने पैसे छोड़ के मरेगा कि नहीं, ये अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेन इवेंट, ये सर्टेन इवेंट जो है ना, सर्टेन बज़ाहिर छोटे से अल्फाज लिखे, इसमें उसने केस स्टडी 10-12 केस स्टडी टेस्ट किए इस एक लफ्ज के ऊपर, सर्टेन इवेंट, जिसमें आपसे टेस्ट करता है कि सर्टेन इवेंट है कि नहीं है। अगर सर्टेन इवेंट है, हम कहेंगे ये वैलिड नोट है, ये वैलिड प्रोमिसरी, ये वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और अगर सर्टेन इवेंट नहीं है, हम क्या कहते हैं? तो ये सर्टेन इवेंट है आफ्टर सर्टेन पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ इशू, आज की डेट से,
या किसी सर्टेन इवेंट के बाद, और सर्टेन में मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दी। मैरिज सर्टेन इवेंट नहीं है, डेथ सर्टेन इवेंट है, सफिशिएंट पैसे छोड़ के जाए सर्टेन इवेंट नहीं है। क्लियर हो गए? तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पेएबल इमीडिएटली। टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पेएबल ऑन स्पेसिफिक डेट या आफ्टर सर्टेन पीरियड फ्रॉम इशुएंस आर सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट खास तौर पे इसको याद रखना है आपने। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपने बताना है कि ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट। पहली एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है आई ऑन डिमांड आई विल पे, आई विल पे ऑन साइट। ये साइट का मतलब जब दिखा देगा कि जैसे ही दिखाएगा मैं पे करूंगा। और अगर लिखा हो 3 months आफ्टर साइट आई विल, अगर लिखा हो आई विल पे ऑन साइट, ऑन साइट का मतलब जब भी दिखा देगा वो डिमांड है। और लिखा हो 3 months आफ्टर साइट, 3 months आफ्टर साइट, वो नहीं, कोई बात नहीं, एग्जांपल आपको बता दे। अच्छा, अगर लिखा हो पेएबल ऑन 1 जनवरी 2021, टाइम इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट। अगर लिखा हो पेएबल आफ्टर 3 months या पेएबल आफ्टर 20 days, तो क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 3 months या 20 days कहां से काउंट होंगे? डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, जो उसके ऊपर लिखी होती है। पेएबल 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, सर्टेन इवेंट हो गया ना, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया? टाइम इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब मुझे बताइए डिमांड इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट फर्क समझ आ गया? एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई। केस स्टडी में इन अल्फाज के साथ अगर कोई एग्जांपल लेके आएगा पता चल जाएगा आपको डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट। खास तौर पे इवेंट को सर्टेन होता है, कब अनसर्टेन, ये क्लियर हो? चलिए आगे चल के मजीद प्रैक्टिस करें। फिर एक एग्जाम्पल है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये नॉर्मली केस स्टडी में टेस्ट नहीं इतना करता, सिर्फ एक कंसेप्ट है, लेकिन याद कर लें, मे भी एमसीक्यूज में टेस्ट कर लें। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मेड इन पाकिस्तान, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मेड इन, नहीं ये तो सिंपल आपको बताया ना, लेकिन लॉ ने आगे उसमें ट्विस्ट रखा हुआ है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? जो ड्रॉ हुआ पाकिस्तान में। ड्रॉ मतलब लिखा गया, कहां लिखा गया? पाकिस्तान में। ड्रॉ आज हुआ और 2 महीने बाद पेएबल कब होगा? पाकिस्तान में या टू ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पाकिस्तान में लिखा गया हो और पेएबल इन पाकिस्तान हो या पेएबल टू ए पाकिस्तानी हो। रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, यूं कह ले पाकिस्तान का रेजिडेंट। समझ आई? 2 कंडीशन पूरी होना जरूरी है। ड्रॉन इन पाकिस्तान, ये आगे क्या लिखा हुआ? एंड क्या? और एंड ड्रॉ हुआ लिखा गया पाकिस्तान में और पेएबल कहां है? या पाकिस्तान से बाहर, लेकिन इन दोनों में और है। ये कंडीशन पूरी होना लाजमी है और इन दोनों में कोई एक। इसको आप 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा अगर ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड पेएबल इन पाकिस्तान, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्रॉन इन पाकिस्तान पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी वही कंसेप्ट है। तो पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट होने के लिए जरूरी है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए जरूरी है ड्रॉ भी पाकिस्तान में हो और फर्दर 2 में से एक चीज हो, या तो पेएबल भी पाकिस्तान में या पेएबल पाकिस्तान से बाहर लेकिन रेजिडेंट हो। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ लाहौर में, पेएबल है जर्मनी में, एक जर्मन को। पेएबल है जर्मनी में एक रेजिडेंट को, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ड्रॉन इन पाकिस्तान पेएबल टू ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ सक्खर में, पेएबल है पेशावर में। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ पाकिस्तान में, पेएबल है चाइना में। क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? हो सकता है अगर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेएबल हो, अगर रेजिडेंट, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट तो हो जाएगा इनलैंड, और जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है फॉरेन। यानी आपको सिर्फ इनलैंड की डेफिनेशन याद करनी है, जो इनलैंड नहीं होगा पहचान लेंगे। अच्छा, ड्रॉ हुआ चाइना में, पेएबल है पाकिस्तान में और रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेएबल है। पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, पहली कंडीशन। एक केस स्टडी में उसने क्या दिया? इंस्ट्रूमेंट है ड्रॉ हुआ कराची में, पेएबल है श्रीलंका में। बताइए कौन सा? हाँ, इसमें दोनों चीजें डिस्कस करने थे। अगर तो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेएबल है तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट,
और अगर रेजिडेंट को पेएबल नहीं है फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जब उसने मेंशन नहीं किया कि रेजिडेंट को पेएबल है कि नहीं है, दोनों सिचुएशंस पिक कर रहे हैं कंसेप्ट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट फर्क समझ आ गया। ड्रॉन इन पाकिस्तान पहली, और दूसरी पेएबल इन पाकिस्तान और पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। याद रखेंगे किस में और है और किस में एंड है। चलिए, बेयर ऑर्डर भी हो गया, डिमांड टाइम भी हो गया, इनलैंड और फॉरेन भी हो गया। नहीं, रेजिडेंट का मतलब सिटीजन नहीं है, वो वैसे मेरे मुंह से निकलेगा, सिटीजन नहीं है। रेजिडेंट का मतलब जो पाकिस्तान में आधे से ज्यादा साल, एक साल में आधे से ज्यादा गुजरा। 183 टैक्स पढ़ा हुआ आपने, वही तो, वही 183 डेज, जिसने एक साल में पाकिस्तान में 183 डेज स्पेंड कर दिए वो रेजिडेंट बन गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कंसेप्ट समझना अहम है, कंसेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब क्या है? ए पर्सन, पोजेसिव का मतलब क्या है? फिजिकल पोजेशन, जिसकी पोजेशन में हो। इंस्ट्रूमेंट एंड इज इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट उसके पास है और वो उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी है वो रिसीव भी कर सकता है। होल्डर सिर्फ वो नहीं है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर वो भी है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर वो है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, अमाउंट भी रिसीव कर सकता है। जैसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो तो इसका होल्डर कौन होगा? बेयरर, क्योंकि बेयरर इंस्ट्रूमेंट अगर जिस बंदे के पास भी है वो पोजेशन में भी है और वो पेमेंट भी ले सकता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, पार्टी के पास जाएगा, उसे कहेगा लिखा हुआ है बेयरर तो मुझे दो पैसे। ठीक। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन होगा? जो होल्डर है और जिसका जो पेई है, जिसको पैसे मिलने, या इंडोर्सी, क्योंकि आपको पता है अगर इंडोर्स कर दिया हो तो पेई फिर आगे इंडोर्सी ट्रांसफर हो जाते हैं राइट्स। बेयरर इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर कौन है? बेयरर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर कौन है? पे आर इंडोर्सी। अगर इंस्ट्रूमेंट, अब लाने यहां पे ना एक स्पेसिफिक केस डिस्कस किया है जो एक अलग से कंसेप्ट है सिर्फ। अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, बेयरर इंस्ट्रूमेंट था, जिस बंदे के पास था, दरिया में गिर गया, आग में गिर गया, जल गया, अब इस जल गया वो या दरिया में गिर गया, अब वो किसी को नहीं मिलना, क्या अभी भी इसका कोई बेयरर है? दरिया नहीं है, मछली जिसने खा लिया। एट टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन या लॉस्ट जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था वही इसका बेयरर समझा जाएगा, वही इसका बेयरर समझा जाएगा। असल में वो होल्डर समझा जाएगा, होल्डर समझा जाएगा जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट उस वक्त था जब ये लॉस्ट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ। ये असल में कहानी आगे चलती है डुप्लीकेट्स इंस्ट्रूमेंट की तरफ, क्योंकि जाहिर है जब कोई इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हुआ या लॉस्ट हुआ तो वो डुप्लीकेट की तरफ जाएगा, डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट निकलवाने के लिए। तो उस पर्पज के लिए जिसके पास आखिरी वक्त में वो इंस्ट्रूमेंट था वो उसका होल्डर समझा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट इस हद तक हमारे सिलेबस में है कि डिस्ट्रक्शन या लॉस के केस में होल्डर कौन होगा, आगे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाला हमारे सिलेबस में नहीं है वो कंसेप्ट। इसलिए ये पढ़ लें, एग्जांपल याद भी रखें, लेकिन ज्यादा इसके ऊपर गौर नहीं करना। कंसेप्ट समझ आ गया ना? बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दो एग्जांपल्स दे दी, कंसेप्ट समझा दिया होल्डर का। एक है होल्डर, एक कंसेप्ट लाने बताया होल्डर इन ड्यू कोर्स। दोनों में फर्क है, पहले तो कंसेप्चुअल डिफरेंस समझे। एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, मिस्टर ए के पास, वो उससे गिर गया, गुम हो गया, या मिस्टर बी ने चोरी कर लिया। मिस्टर बी ने उस इंस्ट्रूमेंट को, क्या मिस्टर बी होल्डर है? डेफिनेशन क्या कहती है? होल्डर है। कैसे होल्डर है? इंटाइटल्ड टू रिसीव भी है, ठीक है। होल्डर तो है, पैसे ले सकता है, लेकिन वो हक हलाल का होल्डर नहीं है। जो पैसे लेगा वो हक हलाल के पैसे नहीं होंगे। वो होल्डर तो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब जो सही हकदार वो नहीं है, पैसे रिसीव कर सकता है। इंटरेस्टिंग चीज, होल्डर पैसे रिसीव कर सकता है लेकिन हक हलाल के नहीं है। इसका मतलब यह है अगर वो पैसे रिसीव कर लेता है तो वो लायबल है ट्रू ओनर को पे करने के लिए अगर पकड़ा गया बाद में। क्लियर? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कौन होगा? बेयरर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन है? पे आर इंडोर्सिंग।
क्या ऐसा पॉसिबल है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कोई होल्डर तो हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स ना हो? किस केस में? चोरी हो जाएगा। मिस्टर ए, अब देखिए, अब जरा कहानी सुनिएगा। चेक दिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ऊपर लिखा बी और ऑर्डर। गौर से सुनिएगा एग्जांपल। ए ने चेक दिया बी को, चेक के ऊपर लिखा बी और ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बी से चेक गुम हो गया, सी ने उसको उठा लिया। सी होल्डर नहीं बना। सी होल्डर क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके ऊपर तो लिखा हुआ है बी और ऑर्डर, सी थोड़ी लिखा है। सी अभी होल्डर नहीं बना। क्यों नहीं बना? पोजेशन है, एंटाइटल्ड टू रिसीव अभी नहीं है। क्यों एंटाइटल्ड टू रिसीव अभी नहीं है? इसके ऊपर बी का नाम लिखा है, सी का थोड़ी लिखा है। वो कैसे होल्डर बन सकता है? हाँ, वो क्या करेगा जरा सुनिएगा तरीका वारदात उसका। वो बी के फेक साइन करेगा, फोर्ज्ड सिग्नेचर करेगा। जी, तो कहां में थे हम? हाँ, सी के ऊपर चेक। अच्छा, सी क्या तरीका वारदात सुनिएगा। सी ने चेक लिया, उसके ऊपर साइन किए बी के फेक, और आगे अपना नाम लिख दिया सी। अब ये इंडोर्समेंट है फेक, लेकिन इंडोर्समेंट तो हो गए। अब अगर वो बैंक के पास चला जाता है और बैंक कहेगा यार ए ने बी को इशू किया था, बी ने इंडोर्समेंट कर दी सी को पेमेंट कर देगा। होल्डर बन गया कि नहीं बन गया? बेरर का होल्डर बनना आसान है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का भी होल्डर बनना मुश्किल नहीं है। क्या कर, साइन आता हो तो मुझे आता है साइन। भाई का नाम क्या है? अजमल। ये अजमल के साइन। एक मिनट कहानी में ट्विस्ट अभी आएगा, ठहर जाए। चेक इन्होंने इशू किया इनको, ये भाई का नाम क्या है? हमाद। तो चेक के ऊपर साइन किसके होंगे? हमाद भाई के। नहीं, भागा नहीं है। अब ये देखिएगा जरा, कंसेप्ट आसान है लेकिन मैं उसको मुश्किल बता रहा हूं। किधर? ये है चेक, हमाद ने दिया अजमल को। यहां पे साइन अकाउंट होल्डर के किसके? ये है पे, हमाद ने इधर किया साइन, हमाद ने दिया अजमल को, इधर लिखा पे अजमल, बेरर का लफ्ज काट दिया, अजमल लिख दिया दोस्तों ऑर्डर। अजमल से चेक गिर गया, मैंने चेक को उठाया, अब मेरा नाम तो आसिफ है। मैं चेक उठाने से इसका होल्डर नहीं बना क्योंकि मेरे पास पोजेशन तो आ गई, लेकिन अभी इंटाइटल्ड टू रिसीव मैंने। अगर ये बेरर होता ना तो फिर तो मैं फौरन उठाते ही इसका होल्डर बन जाता। अभी मैं इसका होल्डर नहीं बना। होल्डर बनने के लिए मैंने क्या किया? मैंने आगे लिखा, आगे पीछे चेक के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे अजमल साइन किए और आगे लिख दिया आसिफ। साइन है, हादा साइनुन, हादा ये है साइन। हाँ, मैं चेक ले, अच्छा मुझे ये बताइए, मैं चेक लेके बैंक के पास गया, बैंक मुझे पेमेंट कर देगा कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बैंक पेमेंट कर देगा? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बैंक पेमेंट नहीं करेगा? बैंक पेमेंट नहीं करेगा, बैंक पेमेंट कर देगा। है कोई माई का लाल जो जवाब दे सके बैंक क्यों पेमेंट कर देगा? एक मिनट है, आईडी कार्ड से साइन मैच हो? नहीं, मैं इतना एक्सपर्ट हुई नहीं। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली यही था कि सर आपने जो अजमल के साइन किया ये उसके साथ साइन थोड़ी होंगे, आपने तो अपना कोई अंदाजा लगा के किए होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बैंक फिर भी पेमेंट कर देगा। शाबाश, बैंक, हाँ बैंक क्यों पेमेंट कर देगा? बैंक के पास हमाद के अपने अकाउंट होल्डर के स्पेसिमेन सिग्नेचर तो हैं, लेकिन आगे जो पेज या एंडोर्सेस होते हैं इनके स्पेसिमेन सिग्नेचर नहीं होते। स्टेट बैंक कहता है, स्टेट बैंक अकाउंट होल्डर की स्पेसिमेन सिग्नेचर रखते हैं ना, सारी दुनिया के थोड़ी रखेंगे वो। स्टेट बैंक ये कहता है, स्टेट बैंक सुनिए क्या कहता है बैंक्स को। स्टेट बैंक कहता है अगर ये साइन जाली हुए ना और किसी बैंक ने पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो वैलिड पेमेंट नहीं है, वो लीगल पेमेंट नहीं है। स्टेट बैंक क्या कहता है? अगर ये वाले अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर फॉल्स हुए, जाली हुए और किसी बैंक ने पेमेंट कर दी, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो वैलिड पेमेंट, लीगल पेमेंट नहीं है, बैंक को दोबारा पेमेंट करनी पड़ जाएगी।
लेकिन अगर ये साइन जेन्युइन हुए और इंडोर्समेंट के साइन फॉर्ज्ड हुए, फेक हुए, और बैंक ने पेमेंट कर दी, तो बताइए वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी वो वैलिड पेमेंट है। वो क्यों वैलिड पेमेंट है? क्योंकि बैंक के पास अपने अकाउंट होल्डर के स्पेसिमेन सिग्नेचर तो होते हैं, सारी दुनिया के स्पेसिमेन सिग्नेचर नहीं होते। तो एग्री करते हैं कि बेयर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर तो बन जाएंगे हम बड़ी आसानी से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर भी बन सकते हैं बड़ी आसानी से, फेक साइन करके, इंडोर्समेंट के फेक साइन करके। भाई यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगला कंसेप्ट क्या? होल्डर में होल्डर इन ड्यू कोर्स फर्क पता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स जो कानूनी तौर पे वैलिड ओनर है, होल्डर है, हकदार है, जिसका हक हलाल का इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन है? इसकी कंडीशन सुने। पर्सन हु पोजेसेस इंस्ट्रूमेंट, उसके पास इंस्ट्रूमेंट भी हो और उसने इस इंस्ट्रूमेंट को जो कंप्लीट और रजिस्टर्ड है, मतलब रेगुलर है, कंप्लीट एंड रेगुलर है, यानी सही कंप्लीट किया गया है। इसमें इतना कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट जिसमें उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट हो और उसने रिसीव किया इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन बिफोर मेच्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी से पहले पहले आपको होल्ड करना है, बाद में वो एक्सपायर्ड हो जाता है। ठीक है, बिफोर मेच्योरिटी, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। देखिए, अगर आप एनालिसिस करें होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में, तो आपको जो मेन डिफरेंस नजर आएगा ना, वो रिसीव्ड इन गुड फेथ और फॉर कंसिडरेशन होगा। इससे पता चलता है इसकी हक हलाल की कमाई थी इंस्ट्रूमेंट, और इसकी हक हलाल की कमाई नहीं है। क्लियर हुआ? रिसीव्ड इन गुड फेथ का मतलब पता क्या है? यानी वो उसको ये ना हो कि चोरी से ना लिया हो, फ्रॉड ना किया हो। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, कोई ना कोई कंसिडरेशन देके फिर रिसीव किया हो। मुझे बताइए होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन फर्क क्लियर हुआ कि नहीं? फिर बताइए होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपसे कुछ केस स्टडी के कंसेप्ट टेस्ट कर लूं, अगर आपने सही बता दिए तो इसका मतलब ये है कि काम, क्योंकि एक तो रटे वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ना होल्डर होल्डर ड्यू कोर्स, वो तो आप छाप देंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स में 2 पॉइंट लिखने हैं, कौन से? पोजेशन हो उसकी, इंटाइटल्ड टू रिसीव हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स में 4 लिखने हैं, होल्डर में सिर्फ 2 हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स में 4। क्या? पोजेशन हो, इन गुड फेथ, फॉर कंसिडरेशन, बिफोर मेच्योरिटी। ठीक है, वो कंप्लीट एंड रेगुलर हो, इसका मतलब है उसमें कोई अल्टरेशन वगैरह ना हुई हो, ये रूटीन का पॉइंट है। उसमें केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम 2 कंडीशन कौन सी है ऑर्डर इन ड्यू कोर्स की? इन गुड फेथ, फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, अब एग्जांपल सुनिए, अगर एग्जांपल्स आपने ठीक कर दें तो कंसेप्ट कहां समझ आ गया। इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, ए के पास इंस्ट्रूमेंट था, किसी बंदे ने ए को इंस्ट्रूमेंट दिया, ए से गुम हो गया, बी ने उठाया, बी होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर है। आपने अज्यूम करना है बेरर है, अब जितने भी केसेस अज्यूम करना है बेरर है। ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया, बेरर इंस्ट्रूमेंट, बी से गुम हो गया, सी ने उठा लिया, सी होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं है। अच्छा, सी आगे डी के पास चला गया, डी एक दुकानदार था, उसको कहा कि आप मुझे चीज बेच दीजिए और ये बदले में चेक इंस्ट्रूमेंट रख लीजिए, पेमेंट ले लीजिएगा। डी के पास इंस्ट्रूमेंट आ गया, डी होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? शाबाश, होल्डर इन ड्यू कोर्स। कैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स? और अगर डी ने चीजें तो बेच दी लेकिन डी को पता है कि ये गुम हुआ या चोरी वाला चेक है, तो फिर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा, होल्डर बनेगा। ये बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया, कोई भी चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बी से गुम हो गया, सी को मिल गया या सी ने चोरी कर लिया, सी ने घर ले जाके अपने भतीजे को उसकी सालगिरह पे ये तोहफे के तौर पे दे दिया, गिफ्ट डी को दे दिया आगे। अब डी को नहीं पता कि ये चोरी का है, डी भतीजा है, उसको नहीं पता चोरी का है, डी होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर। क्यों होल्डर है? कंसिडरेशन नहीं। शाबाश, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है इन गुड फेथ भी हो, कंसिडरेशन भी हो। आगे चलें। इनसफिशिएंट स्टैंप, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिन पे स्टैंप लगना जरूरी होता है, ये एक और फर्क आ गया। चेक में स्टैंप लगना जरूरी नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप लगना जरूरी है। स्टैंप की डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं। अब जरा कहानी गौर से सुनिएगा। ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट दिया, ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप लगाई, अमाउंट नहीं लिखी, स्टैंप लगाई जो कि 1 लाख रुपए तक की अमाउंट को कवर कर रही है। बी के पास इंस्ट्रूमेंट पहुंचा, बी ने इसके ऊपर ब्लैंक अमाउंट थी ना, उसके ऊपर 10 लाख लिख दिया।
बी ने 10 लाख लिख दिया, बताइए बी होल्डर के होल्डर इन ड्यू कोर्स? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्टैंप लिखी है वो 1 लाख की अमाउंट को कवर करती है, लेकिन ब्लैंक अमाउंट थी, उसने 10 लाख चालाक बन के 10 लाख लिख दिया। सुनिए लॉ क्या कहता है, कहता है वो जितनी अमाउंट सफिशिएंट है ना स्टैंप जिसको कवर कर रही है उस अमाउंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स है और बाकी के अमाउंट का नहीं। ठीक है, 1 लाख। तो अगर इनसफिशिएंट स्टैंप लगाई गई हो अमाउंट की तो जितनी वो अमाउंट स्टैंप कवर करती है। आपको इस चैप्टर की आखिरी सबसे मुश्किल केस स्टडी पूछ लो। ए ने बी से चीजें खरीदी 1 लाख की, उसको देना था 1 लाख, उसने प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, उसके ऊपर स्टैंप लगाई जो 2 लाख को कवर करती थी। स्टैंप की अमाउंट उस वक्त छोटी अमाउंट की स्टैंप नहीं थी, उसने बड़ी अमाउंट की स्टैंप लगा दी और बी को दे दिया। बी ने उसके ऊपर 2 लाख ही लिख दिया, अमाउंट कवर करती है 2 लाख को। बताइए वो होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? 1 लाख का होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऊपर वाले 1 लाख का होल्डर। क्यों? क्योंकि उसने कंसीडरेशन 1 लाख की दी है। तो ये आपको समझ आया आपको कि कंसीडरेशन और ये जरूरी है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। और इसमें आखिरी एग्जांपल, आफ्टर मैच्योरिटी, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी के बाद आपको वो इंस्ट्रूमेंट, देखिए लॉ रूल क्या कहता है, कहता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, फॉर एग्जांपल उसकी मैच्योरिटी डेट है 10 जनवरी, चेक के केस में मैच्योरिटी डेट का रूल डिफरेंट है, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंट है। चेक के केस में रूल ये है कि जो डेट लिखी हुई है ना इशू की उसके 6 महीने के बाद। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में रूल ये है कि जो ड्यू डेट कही गई है ना पेएबल ऑन 1 जनवरी, तो ये लिखा गया होगा शायद 1 जनवरी 2020 को, लेकिन पेएबल है 1 जनवरी 2021 को, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? 1 जनवरी 2000, जिस दिन ये पे होना है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट क्या है? जिस दिन वो पे होना है। चेक की मैच्योरिटी डेट क्या है? जिस दिन इशू हुआ उसके 6 महीने तक। ठीक है, चेक का रूल आपको पता है थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं चेक को साइड पे कर रहा हूं, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के एग्जांपल लेके आगे चल रहा हूं। लॉ ये कहता है मैच्योरिटी डेट कोई एक बता दे, मैच्योरिटी डेट कोई एक डेट बता दे, 30 कहता है अगर 30 जून 2021 है ना के ऊपर इस दिन पे होगा, इसकी मैच्योरिटी डेट है 30 जून। इसने अगर इंडोर्समेंट जितनी भी होनी है ना 30 जून से पहले पहले हो जाए, 30 जून के बाद ना हो। क्या 30 जून के बाद इंडोर्समेंट होनी चाहिए? लॉ कहता है इंडोर्समेंट होनी है तो 30 जून से पहले पहले हो, और पेमेंट होनी है तो 30 जून या उसके बाद हो। पेमेंट अगर 30 जून से पहले कर दी तो वो वैलिड पेमेंट नहीं समझी जाएगी, और इंडोर्समेंट अगर 30 जून के बाद की वैलिड इंडोर्समेंट नहीं समझी जाएगी। ये बात समझ आया? बाजू का ऐसे होता है, देखें आप प्रॉमिसरी नोट था, आपने कहा था 6 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद पैसे आए, आपने उस बंदे को पैसे भिजवा दिए, लेकिन गलती से प्रॉमिसरी नोट लेना भूल गए। आपको तो प्रॉमिसरी नोट वापस लेके उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए ना, वो नहीं वापस लिया, पेमेंट भिजवा दी, क्या ये वैलिड पेमेंट समझी जाएगी? नहीं समझी जाएगी, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं समझी जाएगी। क्लियर हुई है बात? आफ्टर मैच्योरिटी वाला क्लियर? अच्छा चलिए, अब ये वैसे इनिशियली मेरा प्लान था पेमेंट इन ड्यू कोर्स भी आपको समझा दो, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सिलेबस हमारा कम है और टाइम बहुत है, तो मेरा हाल है इसको यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे जरा बताइए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन एक है बेयरर और ऑर्डर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल टू एनीवन हु होल्ड्स इट। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन हो। जल्दी से बताइए, पे बेयरर कौन सा है? पे ए और बेयरर? पे ए ओनली, पे ए ओनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। पे ए और ऑर्डर, पे ए और बेयरर, पे ए, पे बेयरर, बेयरर, शाबाश। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट की एक क्लासिफिकेशन डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट। पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन साइड, पेएबल 3 months आफ्टर डेट, पेएबल 3 months आफ्टर डेथ ऑफ ए, पेएबल 3 months आफ्टर मैरिज ऑफ ए। अनसर्टन, शाबाश, अनसर्टन। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड कौन सा है? जो ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ, और दो में से एक चीज, पेएबल पाकिस्तान में हो या पेएबल टू रेजिडेंट हो पाकिस्तान हो। ड्रॉ श्रीलंका में हुआ, पेएबल पाकिस्तान में है। फॉरेन ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेएबल श्रीलंका में है लेकिन टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेएबल पाकिस्तान में है टू अफगानी,
ये भी इनलैंड है, हालांकि अफगानी को पेबल है, लेकिन ड्रॉन पाकिस्तान में, पेबल भी पाकिस्तान में, ये इनलैंड है। ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पे ऑस्ट्रेलिया में टू एन ऑस्ट्रेलियन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। शाबाश। अच्छा, अब इसके बाद होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, बेसिक डिफरेंस क्या है? होल्डर वो बंदा होता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और वो पेमेंट रिसीव करने का इंटाइटल भी है, लेकिन वो लीगल ओनर नहीं होता। और होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है जो कि इंस्ट्रूमेंट भी उसके पास है और वो उसका लीगल ओनर भी है। जो बेसिक क्राइटेरिया डिफरेंशिएट करता है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स को, वो क्योंकि ये जो पोजेशन होना और इंटाइटल टू रिसीव होना, ये दोनों केसेस में होगा। जो चीज फर्क डालेगी वो ये है क्या फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ लिया गया क्या नहीं। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन है, इन गुड फेथ है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, वरना नहीं। इसमें जो केस स्टडी में एग्जांपल्स टेस्ट करता है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर इंस्ट्रूमेंट लॉस हो गया, जिसको मिला फाइंडर इसका, वो कौन है? होल्डर। वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो होल्डर है। और अगर किसी का चोरी हो गया तो जो चोर है वो कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन अगर फाइंडर या थीफ इंस्ट्रूमेंट आगे किसी को ट्रांसफर कर दे, इंडोर्स कर दे, वो होल्डर भी हो सकता है। होल्डर डिपेंड करता है फॉर कंसीडरेशन और गुड फेथ। अगर इंडोर्जी ने फॉर कंसीडरेशन गुड फेथ ये चोरी का इंस्ट्रूमेंट लिया है, तो हालांकि चोर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, लेकिन चोर ने जिसको इंस्ट्रूमेंट दिया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, क्योंकि उसने गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन उसको रिसीव किया। ठीक है, और इसमें गिफ्ट के तौर पे अगर किसी को देते हैं, वो भी होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों? कंसीडरेशन नहीं है उस केस में। और अगर इनसफिशिएंट स्टैंप हो, अमाउंट इनसफिशिएंट हो, तो जितनी अमाउंट को कवर कर रहा है उतने अमाउंट तक के लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ऊपर की अमाउंट के लिए नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी आपने कभी भी रिसीव नहीं करना। ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिसीव नहीं करना, इंडोर्स नहीं करना, सारी इंडोर्समेंट वाइड होती हैं। आप मैच्योरिटी से पहले पहले इंडोर्स कर सकते हैं, मैच्योरिटी की डेट पे आके अब फर्दर इंडोर्समेंट नहीं होती, अब पेमेंट होगी। और लॉ का सिंपल रूल है, मैच्योरिटी से पहले पेमेंट नहीं हो सकती और मैच्योरिटी के बाद इंडोर्समेंट नहीं हो सकती। क्लियर ये? जी। ए ने बी को चेक दिया, बेरर चेक था, बी से चेक गुम हो गया, सी ने चेक उठा लिया। आपका क्वेश्चन यह है कि सी होल्डर क्यों है? क्योंकि होल्डर की डेफिनेशन पे पूरा उतरा है, पोजेशन भी है और वो जाके बैंक से ये पेमेंट भी रिसीव कर सकता है। इंटाइटल्ड का मतलब ये नहीं कि लीगली उसका राइट हो, नहीं। इंटाइटल्ड का मतलब यह है वो जाके रिसीव करना चाहे तो कर सकता है, करे या ना करे उस पर डिपेंड करता है। उसे करना नहीं चाहिए, जिसको चेक गुम हुआ मिला उसे लेकिन वो कर सकता है। करेगा तो उसकी हक हलाल की कमाई नहीं होगी। अगर जी शाबाश, अगर सी आगे डी को दे देता है एज गिफ्ट, डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या? डी भी होल्डर है, क्यों? उसने फॉर कंसीडरेशन ही रिसीव किया। ठीक है, और अगर डी आगे ई को दे दे, जो जिसको नहीं पता कि डी का टाइटल डिफेक्टिव है और वो फॉर कंसीडरेशन दे दे उसको, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी। 5 days before death of faith, so uncertain हो। हाँ जी बिल्कुल जी। जरूरी नहीं होता। अच्छा सुन लीजिए, आपने काम करना है, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वैसे मैंने एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए ना बहाने से पेमेंट इन ड्यू कोर्स का हल्का सा कंसेप्ट बिल्ड कर दिया आपके माइंड में, आपको पता नहीं चला होगा। अगर आप घर जाके ये पॉइंट है ना, ये आपको आसानी से समझ आए। देखिए, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का टेक्निकल कंसेप्ट नहीं, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। पेमेंट इन ड्यू कोर्स या पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है ऐसी पेमेंट जो आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दे, जो वैलिड पेमेंट समझी जाए। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट नॉट इन ड्यू कोर्स या पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स कौन सी पेमेंट है? जो आपकी लायबिलिटी को सेटल ना करे, आपकी लायबिलिटी को खत्म ना। जैसे छोटी सी एग्जांपल, बैंक के पास ये इंस्ट्रूमेंट गया, हमाद के अकाउंट होल्डर के जाली सिग्नेचर है, बैंक ने पेमेंट कर दी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स या पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स? पेमेंट, बैंक की लायबिलिटी खत्म नहीं, उसकी गलती है। और अगर ये साइन जेन्युइन है, इंडोर्सर के साइन फॉर्ज्ड हैं और बैंक पेमेंट कर दे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अच्छा, और एग्जांपल हो जाए केस स्टडी में से। एक चेक इशू किया 1 जनवरी को, नहीं सॉरी 1 फरवरी को चेक इशू किया, बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी 25 जनवरी को। पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? वो उसे बिफोर पेमेंट कर दी। चेक इशू हुआ 1 फरवरी को, बैंक ने 1 दिसंबर को उसकी पेमेंट कर दी, क्या पेमेंट इन ड्यू कोर्स है?
पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं। क्यों पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है? 6 महीने के बाद पेमेंट कर, 6 महीने बाद तो चेक फारग हो जाता है। ठीक है। अच्छा और एग्जांपल सुने। आपको पता है एक चेक होता है क्रॉस चेक, जो अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बैंक के पास क्रॉस चेक आया, बैंक ने काउंटर पे उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। और सुने, बैंक के पास चेक आया, लिखा था ए को नहीं है और कुछ भी नहीं है, इंडोर्समेंट वाले भी कोई नहीं, बैंक ने बी को पेमेंट कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। एक प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ, 1 जनवरी को लिखा गया प्रॉमिसरी, और लिखा हुआ था आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज आई विल पे यू 10,000। इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट 20 जनवरी को कर दी गई और इंस्ट्रूमेंट वापस नहीं लिया गया। ये अंडरस्टूड होता है कहानी कि इंस्ट्रूमेंट वापस ले। 20 जनवरी को पेमेंट कर दी, क्या पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। क्योंकि ये अगर वो बंदा पेमेंट ले ले और 10 दिन बाद फिर आ जाए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कौन सी पेमेंट है? जो आपकी लायबिलिटी को सेटल कर, जो वैलिड पेमेंट समझी जाए, वैलिड पेमेंट समझी जाए। आखिरी क्वेश्चन, आपने अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे तो लिखा देखा होगा कि सिर्फ काउंटर पर पैसे अदा करें। आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए, उस पर ऊपर लिखा हुआ था सिर्फ कैशियर को पैसे अदा करें। आपने किसी और एम्प्लॉय को पैसे, अपनी फीस अदा कर दी, उसने कहा बेफिक्र रहें, आप क्लास में जाए, मैं पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट नहीं हुई बाद में, बताइए पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? नहीं, आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का कंसेप्ट समझ आ गया, जो कि वैलिड पेमेंट समझी जाए, आपकी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करे, खत्म करे। यही बात यहां कर रहा है, पढ़ा दिया बिल्कुल, और एग्जाम्पल भी करा दिया, पढ़ा दिया। कह रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक फॉर सिग्नेचर, एग्जाम्पल भी हो गई। पोस्ट डेटेड चेक कौन सा होता है भला? पोस्ट डेटेड होता है 6 माह बाद वाला होता है स्टेल चेक, स्टेल STALE स्टेल। एडवांस में जो चेक देते हैं ना वो होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक वो जिसकी डेट अभी आनी है, स्टेल डेट से पहले, पोस्ट मींस डेट से पहले, और स्टेल चेक, स्टेल चेक जिसको 6 महीने गुजर जाए। टाइम बार्ड चेक कोई नहीं होता, टाइम बार्ड डेट होता है। टाइम बार्ड चेक नहीं होता, टाइम बार्ड डेट होता है। टाइम बार्ड चेक बाजुकात गलत टर्म बोली जाती है स्टेल चेक के लिए जी। इसमें टाइम बार्ड चेक का लफ्ज बोलते थे, वो उसके लिए बोलते होंगे जिसको 6 महीने गुजर गए हैं। ना ना ना, वो असल लीगल टर्म टाइम बार्ड डेट है, टाइम बार्ड चेक नहीं है। बारह अकाउंटिंग में समझ लिया कीजिए, आपको पता है टर्म्स का फर्क होता है। अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी किसी और को कहते हैं, लॉ में प्रॉपर्टी किसी और, अकाउंटिंग में क्रेडिटर किसी और को कहते हैं, लॉ में क्रेडिटर किसी और को कहते हैं। अकाउंटिंग में टाइम बार्ड किसी और को कहते हैं, लॉ एक दो नहीं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल ना। बट ठीक है, तो आज आपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स भी पढ़ लेना है, और ये एग्जांपल जो है इनको क्लिक कर लें, घर जाके पढ़िएगा। मैंने पहली एग्जांपल करा दी है, दूसरी करा दी है, तीसरी भी करवा दी है। पेमेंट आखिरी रह गई, पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंक्वायरी, ये कल कर लेंगे। हाँ मेरा भी बस इतना ही। आपने असाइनमेंट लाजमी करके आनी है, असाइनमेंट रिटन फॉर्म में, शाबाश रिटन फॉर्म। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।